पिछले क्लास में आप रेडियस रेशियो हेडिंग डाले थे। चलिए सुनिए रेडियस रेशियो क्या होता है। सबसे पहली बात ये जानो कि रेडियस रेशियो हमेशा आयनिक सॉलिड के लिए डिफाइन होता है। आयनिक सॉलिड में दो तरह का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है, एक होता है केटायन और दूसरा होता है एनायन। रेडियस रेशियो रेडियस का रेशियो है जिसमें केटायन के रेडियस को हम ऊपर रखते हैं और एनायन के रेशियो को हम नीचे रखते हैं। इसीलिए डिफाइन किया गया है द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ केटायन एंड रेडियस ऑफ एनायन इन आयनिक सॉलिड इज नॉन एज रेडियस रेशियो। तो रेडियस रेशियो का फॉर्मूला हो जाएगा रेडियस रेशियो ऑफ केटायन रेडियस ऑफ केटायन बाय रेडियस ऑफ एनायन। केटायन को सी से इंडिकेट करते हैं इसलिए हम लोग इसको आर सी बाय आर ए भी कहते हैं, या फिर इसी को आर प्लस बाय आर माइनस भी इंडिकेट किया जाता है क्योंकि केटायन पर चार्ज पॉजिटिव होता है और एनायन पर चार्ज नेगेटिव होता है। यहाँ तक लिखेंगे फॉर्मूला सहित। देखिए रेडियस रेशियो को जल्दी से डिफाइन कीजिए। इस रेडियस रेशियो का सॉलिड स्टेट में क्या इंपॉर्टेंस है, पहले आप इसको समझिए। हम यहां पर चार आयनिक सॉलिड लेते हैं। एक है CSF, इसको हम बोलेंगे सीजियम फ्लोराइड। एक है CSCl, इसको बोलते हैं सीजियम क्लोराइड। एक है CSBr, सीजियम ब्रोमाइड। और एक है CSI, सीजियम आयोडाइड। बताइए ये चार का चार आयनिक सॉलिड होता है, बताइए इसमें क्या कॉमन है। इसमें कॉमन क्या है? CS। ये सब टूटेगा CS प्लस में, F माइनस में, CS प्लस Cl माइनस, CS प्लस Br माइनस, CS प्लस I माइनस। तो इसमें देखिए केटायन हर जगह कॉमन है ना, केटायन हर जगह कॉमन है तो केटायन का साइज भी हर जगह सेम होगा, हाँ या ना। लेकिन फ्लोराइड आयन का साइज छोटा होगा, फ्लोराइड आयन का साइज उससे बड़ा होगा, ब्रोमाइड आयन का साइज उससे बड़ा होगा और आयोडाइड आयन का साइज उससे बड़ा होगा। अब बताइए कि अपने रेस्पेक्टिव सॉलिड में इसका जो अरेंजमेंट होगा, इसका जो अरेंजमेंट होगा, इसका अरेंजमेंट, इसका अरेंजमेंट, ये बताइए कि ये सारे के सारे केसेस में अरेंजमेंट समान आएंगे या डिफरेंट आएंगे? डिफरेंट आएगा। इसलिए डिफरेंट आएगा कि एक में केटायन और एनायन का साइज लगभग बराबर है, दूसरे में केटायन का साइज छोटा है और एनायन का साइज थोड़ा बड़ा है, तीसरे में केटायन का साइज उतने बड़ा है लेकिन एनायन का साइज और बड़ा है, और चौथा में केटायन का साइज उतने बड़ा है लेकिन एनायन का साइज सबसे बड़ा है। बताइए करोड़ों पार्ट के लिए दोनों को अरेंज करेंगे तब जो व्यवस्था आएगी, फिर करोड़ों पार्ट के लिए जो अरेंज करेंगे तब जो व्यवस्था आएगी, करोड़ों पार्ट के लिए तब जो व्यवस्था आएगी, और फिर इसमें करोड़ों पार्ट के लिए तब जो व्यवस्था आएगी। क्या ये व्यवस्था समान होगा? सवाल ही नहीं पैदा होता है। जब एनायन का साइज लगातार बदल रहा है तो निश्चित है कि उसका अरेंजमेंट भी बदल जाएगा। अरेंजमेंट कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के साइज पर डिपेंड करता है। तो ऐसी अच्छा एक बात बताओ, इस केस में ऐसा हो सकता है कि तीन गो बड़ा बड़ा बॉल हम ले लें और एक बॉल इसी के जैसा ऊपर रख दें, बीच में जो छोटा गैप बना उस गैप में ये बॉल एडजस्ट हो जाए? ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? लेकिन यदि साइज समान रहे तब ये बराबर, तब ये अरेंज नहीं कर पाएगा। अब मान लीजिए कि तीन गो सेम साइज का बॉल है नीचे और एक सेम साइज का बॉल आप ऊपर रख दिए, तो बीच में कैसा वॉइड बना? टेट्राहेड्रल वॉइड। वो तो जगह छोटा होता है ना, तो जो छोटा वाला एटम यदि होगा तो वो उसमें एडजस्ट कर जाएगा, लेकिन बराबर साइज का रहेगा तो कभी एडजस्ट कर पाएगा? तो ये काम ये कर सकता है लेकिन ये नहीं कर सकता है। तो
तो ओवरऑल ये इसलिए हम आपको समझा रहे थे कि आयनिक सॉलिड में जब साइज ऑफ केटाइन या साइज ऑफ एनायन चेंज होता है तो उसका अरेंजमेंट भी चेंज हो जाता है। यही बात यहाँ आगे लिखा हुआ है। द रेडियस रेशियो प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन determination of the structure of the ionic solids. If radius ratio changes, the structure and coordination number of ionic solid also changes. मतलब ये कि आयनिक सॉलिड में केटाइन और एनायन का साइज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसके स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन में। और यदि केटाइन और एनायन का साइज बदलेगा तो निश्चित है कि उसका स्ट्रक्चर भी बदलेगा, और स्ट्रक्चर बदलेगा तो निश्चित है कि उसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी बदलेगा। लिखेंगे एरो देके इसको। वेडनेसडे को ये चैप्टर उम्मीद करते हैं समाप्त हो जाएगा। यदि वेडनेसडे को नहीं हुआ तो थर्सडे को डेफिनेटली समाप्त हो जाएगा। तो इसका जो न्यूमेरिकल क्लास हो ही गया है, इसका एक थोड़ा बहुत और यदि होगा तो एक संडे और फिर देख लेंगे। तो पूरा उम्मीद है कि थर्सडे को या फ्राइडे को आपका नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। चैप्टर होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी एक कंसेप्चुअल चैप्टर है। इस चैप्टर में आप ये जानेंगे कि किसी केमिकल रिएक्शन को कराकर कैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, या फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी से कैसे केमिकल रिएक्शन को कराया जाता है। इतना सारा बैटरी हम यूज करते हैं टॉर्च में और या अलग अलग चीज़ों में, तो ये बैटरी कैसे इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। आप देखते हैं कि बहुत सारा बैटरी रिचार्जेबल होता है, लेकिन बहुत सारा बैटरी लिखो फेंको टाइप का होता है, यूज एंड थ्रो होता है। तो आखिर वह कौन सा बैटरी है जो यूज एंड थ्रो है, वह कौन सा बैटरी है जो चार्जेबल है। चार्जेबल होने का क्या कंडीशन है, क्यों कोई चार्ज रिचार्ज डिस्चार्ज होते रहता है, लेकिन कुछ ऐसा है कि जो डिस्चार्ज होने के बाद कंप्लीटली फेंक दिया जाता है। तो इन सब तरह की बातों को आप उसी टॉपिक में सीख पाएंगे। क्या हो गया लिखा हुआ। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट टेबल है, आप इस टेबल को ध्यान से देखिए। इस टेबल में कुछ एक्सपेरिमेंटल डाटा दिया हुआ है। इस डाटा की मदद से आप आयनिक सॉलिड में स्ट्रक्चर का डिटर्मिनेशन बहुत इजीली कर सकते हैं। देखिए, इसमें टोटल 4 बात लिखी गई है। एक कॉलम में रेडियस रेशियो का रेंज लिखा हुआ है। यदि किसी आयनिक सॉलिड में रेडियस रेशियो का रेंज 0.155 से लेकर 0.255 के बीच आए तो प्रायः देखा गया है कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होता है, और उसका जो शेप होता है वह ट्रायगोनल प्लेनर होता है, जिसका एक दो एग्जाम्पल वहां लिखा हुआ है। यदि यह रेशियो 0.255 से लेकर 0.414 के बीच आ जाए तो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 4, और शेप होता है टेट्राहेड्रल, जिसका एग्जाम्पल लिखा हुआ है। 0.414 से लेकर 0.732 के रेंज में आ जाए तो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6, शेप होता है ऑक्टाहेड्रल, एग्जाम्पल लिखा हुआ है। और यदि 0.732 से लेकर 1 के बीच आ जाए तो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 8, और शेप हो जाता है क्यूबिक। प्रायः पाया गया है कि कोऑर्डिनेशन ये रेडियस रेशियो हमेशा 1 से कम आता है, क्योंकि आप देखिए केटाइन का साइज ऊपर रखे हैं और एनायन का साइज नीचे रखे हैं। एनायन का साइज बड़ा होता है और केटाइन का साइज छोटा होता है, तो छोटा में से बड़ा को भाग देंगे, डेफिनेटली इसमें केटाइन का रेडियस छोटा होगा और एनायन का रेडियस बड़ा होगा। तो छोटा में बड़ा से भाग देंगे तो वो वैल्यू हमेशा 1 के नीचे ही रहेगा। और 1 कब आ जाएगा, जब दोनों का साइज आपस में बराबर हो। तो इस तरह का अरेंजमेंट पाया जाता है। इसमें कुछ क्वेश्चन पूछा गया है, इसको आप देखिए, क्वेश्चन क्या पूछा गया है वो सब बाद में हम देखेंगे। पहले आप इस टेबल को उतार लीजिए।
ये टेबल कुछ न्यूमेरिकल बनाने में भी आपकी मदद करेगा। हो गया लिखा हुआ? एक क्वेश्चन लिखिए तो। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन बनाइए। क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा नहीं करना है, बस एक चीज़ को डिवाइड कीजिएगा तो आपको सीधे आंसर मिल जाएगा। हो गया? बना लिए? ये देखो इसमें क्वेश्चन में Na प्लस और Cl माइनस का रेडियस दिया हुआ है, यानी केटायन और एनायन का रेडियस दिया हुआ है। तो क्या दोनों का रेडियस मतलब रेडियस रेशियो नहीं निकाल सकते हैं? आप 95 में 181 से डिवाइड कर दीजिए, वैल्यू कितना 0.52 समथिंग आया है। अब 0.52 समथिंग जो भी वैल्यू आया है उस टेबल से उसको मिलाइए कि वो किस रेंज को पकड़ता है। वो पकड़ेगा 0.414 से लेके 0.732 को, और ये कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगा 6, सेफ हो जाएगा ओक्टाहेड्रल। इस चैप्टर का दूसरा पार्ट यहीं पर समाप्त हुआ रेडियस रेशियो के साथ ही। इस चैप्टर का लास्ट पार्ट यहां से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हम इनपरफेक्शंस इन सॉलिड और प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड को पढ़ेंगे। स्टार लगाइए, हेडिंग डालिए।
क्या उस क्वेश्चन को हमको बनाना पड़ेगा? बनाए क्या? यस सर। हेडिंग डालिए इम्परफेक्शंस इन सॉलिड। आप इस आप इस टॉपिक को इम्परफेक्शंस इन सॉलिड कहें ये भी चलेगा, डिफेक्ट्स इन सॉलिड कहें वो भी चलेगा। एक्चुअल में सॉलिड में किस किस प्रकार से डिफेक्ट्स एराइज होता है या कितने तरह का डिफेक्ट होता है, इन सब चीज़ों को हम इसमें देखेंगे। उससे पहले हम ये देखते हैं कि डिफेक्ट होता क्या है, सॉलिड में डिफेक्ट का मतलब क्या है, या सॉलिड में इम्परफेक्शंस का क्या मतलब है। आप सिर्फ हेडिंग डालेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। हेडिंग हो गया है? हेडिंग पूरा है? देखिए इधर, मान लीजिए कि हम किसी क्रिस्टल का निर्माण कर रहे हैं, किसी भी क्रिस्टल का मतलब हम सॉलिड की बात कर रहे हैं, किसी सॉलिड की बात कर रहे हैं। सॉलिड के निर्माण में हम उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को कुछ इस तरीके से अरेंज करके दिखा रहे हैं। पहले आप ये बताइए कि इस तरह से यदि हम कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट करते हैं तो यह एक रेगुलर अरेंजमेंट है या इररेगुलर अरेंजमेंट? यह एक रेगुलर अरेंजमेंट। ये एक लेयर हुआ, इसी के ऊपर दूसरा लेयर डाल दो, तीसरा लेयर डाल दो, चौथा लेयर डाल दो, ढेर सारा लेयर डाल दो, तो यह कंप्लीटली एक सॉलिड का निर्माण करेगा। और यदि बॉल पर बॉल डालते हुए इस तरह से आप आगे बढ़ते चले गए तो यही ना सिंपल क्यूबिक का निर्माण करता है। यही ना एससीपी का रिपीटिंग स्ट्रक्चर, रिपीटिंग लेयर स्ट्रक्चर बना के ये क्यूबिक में भाग जाएगा, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आया था। सिंपल क्यूबिक यही ना बनाता था। तो हम बहुत सारा लेयर मान लीजिए बनाए हैं, उसमें हम एक लेयर को दिखा रहे हैं। अभी ये सॉलिड बिल्कुल परफेक्ट है और इसमें किसी भी तरह का कोई डिफेक्ट नहीं है। इसमें डिफेक्ट कब आता है? जब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के दौरान कोई एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अपने नॉर्मल साइड से अनुपस्थित हो गया। मान लीजिए कि जिस बॉल में हम कट मारे हैं यह बॉल वहां है ही नहीं। अब बताइए कि यदि ये बॉल यहाँ नहीं है तो ये रेगुलर अरेंजमेंट में कुछ इरेगुलरिटीज या डेविएशन आया कि नहीं आया? यदि ऐसा है तो हम कहेंगे कि इस सॉलिड में डिफेक्ट है, क्योंकि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को जहां रहना चाहिए वहां नहीं है। तो इसी को हम बोलेंगे कि इस सॉलिड में डिफेक्ट है। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी एक पॉइंट पर डिफेक्ट होता है, जैसा कि यहाँ पर आपको दिखाया गया है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि 3-4 बॉल लगातार गायब हो गया है अरेंजमेंट के दौरान। यदि 3-4 बॉल लगातार गायब हो गया है तो इस स्थिति में यह भी डिफेक्ट कहलाएगा। एक्चुअल में आगे आप पढ़िएगा, डिफेक्ट दो तरह का होता है, एक होता है पॉइंट डिफेक्ट और एक होता है लीनियर डिफेक्ट। लीनियर डिफेक्ट आउट ऑफ सिलेबस है, वो आपको नहीं पढ़ना है। आपको पढ़ना है किसके बारे में? पॉइंट डिफेक्ट के बारे में। लेकिन आप जान लीजिए कि लीनियर डिफेक्ट क्या होता है। पॉइंट डिफेक्ट एक ऐसा डिफेक्ट होता है जिसमें किसी एक पॉइंट के अबाउट इरेगुलरिटी जाता है रेगुलर अरेंजमेंट में। और लीनियर डिफेक्ट एक ऐसा डिफेक्ट है जिसमें पूरा का पूरा लाइनें साफ रहता है। तो ऐसी स्थिति में एक हो गया लीनियर डिफेक्ट और एक हो गया पॉइंट डिफेक्ट। तो ये इम्परफेक्शंस इन सॉलिड कितने टाइप के होंगे? दो टाइप। रे क्या कर रही है दोनों? चलो निकलो वहां से, इधर आके बैठो। चलो निकलो, बहुत देर से देख रहे हैं आप, बोलने पर मजबूर कर देती है। चलो निकलो, दोनों निकलो, जल्दी निकलो वहां से, जल्दी आओ। दोनों बैठेगी यहीं पर। 11th में भी इसको बोला गया था। चले, क्या पढ़ती लिखती? कहाँ? कहाँ? यार ही मुझे किसा करती है? अच्छा, तो समझ रहे थे या समझा रहे होंगे? हम यहाँ क्या कर रहे हैं? बात नहीं कर रहे थे। जिस समय से आई है उस समय से कंटिन्यू है। कई बार नजर पड़ा लेकिन कोई कोनो दिक्कत? अच्छा देख रहे हैं तो नहीं कुछ बोले, ठीक है, करते रहो, करते रहो। तो इनपरफेक्शंस इन सॉलिड का जो सबसे पहला लाइन है वो है कि एनी डेविएशन फ्रॉम द परफेक्टली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ एटम इन क्रिस्टल इज कॉल्ड इनपरफेक्शन और
डिफेक्ट इन सॉलिड आप कह सकते हैं। यानी किसी भी प्रकार का डेविएशन रेगुलर अरेंजमेंट में क्या कहलाता है, डिफेक्ट्स इन सॉलिड। ये कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के, एक होता है पॉइंट डिफेक्ट, दूसरा होता है लीनियर डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट में किसी एक पॉइंट के अबाउट इरेगुलरिटीज होगा, तो लिखा हुआ है कि द इरेगुलरिटीज और डेविएशन फ्रॉम द आइडियल अरेंजमेंट अराउंड ए पॉइंट। अराउंड ए पॉइंट का मतलब अराउंड, अराउंड एन एटम, और एन एटम इन सॉलिड सब्सटेंस इज कॉल्ड पॉइंट डिफेक्ट। आगे चल के पढ़ेंगे पॉइंट डिफेक्ट को फर्दर क्लासिफाई किया गया है तीन डिफरेंट पार्ट में। एक कहलाता है स्टेचियोमेट्रिक डिफेक्ट, एक कहलाता है नॉन स्टेचियोमेट्रिक डिफेक्ट, और एक कहलाता है इम्प्यूरिटीज डिफेक्ट। लेकिन इन सब डिफेक्ट को पढ़ने से पहले आपको पहले समझना पड़ेगा स्टेचियोमेट्रिक कंपाउंड और नॉन स्टेचियोमेट्रिक कंपाउंड को। जब तक आप ये दो तरह का कंपाउंड समझेंगे नहीं, तब तक आपको ये दोनों डिफेक्ट समझ में नहीं आएगा, स्टेचियोमेट्रिक डिफेक्ट और नॉन स्टेचियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो एक एक करके चलते हैं, समझ में सब आ जाएगा। ये सब, ये जो पार्ट है ना सॉलिड स्टेट का, ये बहुत हल्का है, ये बहुत भारी नहीं है। लिखते चलिए, समझ में आते जाएगा। लिखो। इतना मथाक सातिर है, हमरो खिस्सा में उलझा दे। पॉइंट डिफेक्ट को डिफाइन कीजिए। थोड़ा तेजी में चलिए, तभी ये 2-3 दिन में समाप्त हो पाएगा, नहीं तो फिर टाइम ले लेगा ज्यादा। ये सब में कुछ है नहीं, ये सब बहुत हल्का चीज है। ये सब तो ऐसा चीज था जो बुक से आप पढ़ते तो आपको खुद भी समझ में आ जाता। लेकिन घर पर आप इतना न पढ़ते हैं, इतना न पढ़ते हैं कि बोलने की जरूरत ही नहीं है।
हाँ, चेंज करें इसको, देखेंगे टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट्स। लीनियर डिफेक्ट में ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, आउट ऑफ सिलेबस है वो, पढ़ना नहीं है आपको, तो बाद में खोजिएगा पॉइंट ये लीनियर डिफेक्ट। टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट में तीनों टाइप लिख लीजिए, और उसके बाद अगला हेडिंग डाला हुआ है स्टेचियोमेट्रिक कंपाउंड, उसमें आप नंबरिंग मत कर दीजिएगा, उसमें आप स्टार लगा के लिखिए। पहले आप स्टेचियोमेट्रिक कंपाउंड को समझ लीजिए, तब आप ये तीनों डिफेक्ट को समझ सकते हैं, इसे समझ में नहीं आएगा। देखो, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक टर्म है स्टेचियोमेट्रिक कंपाउंड और नॉन स्टेचियोमेट्रिक कंपाउंड। ये दोनों क्या होता है इसको समझते हैं, पहले चेंज करो इसे। आप इस हेडिंग तक पहुंचे स्टेचियोमेट्रिक कंपाउंड, तो बस हेडिंग तक ही जाना था, उससे आगे नहीं। देखो यहाँ, इसका नाम क्या है? हाँ, पूछ रहे हैं इसका नाम क्या है, तो कुछ लोग बोल रहे हैं NaCl इसका नाम है। अरे ये सोडियम क्लोराइड है, पगला उगला गए हैं क्या जी आप? ये सोडियम क्लोराइड है, और यह एक आयनिक कंपाउंड। स्टेचियोमेट्रिक कंपाउंड और नॉन स्टेचियोमेट्रिक कंपाउंड हमेशा आयनिक सॉलिड के लिए यूज में आता है, पहली बात। दूसरी बात, आप ये बताइए कि NaCl की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर केटायन और एनायन का क्या रेशियो इंडिकेट कर रहा है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 1:1। एक सोडियम का आयन होगा और एक क्लोरीन का होगा। यदि हम CaCl2 की बात करें तो इसमें आयनिक रेशियो क्या है केटायन और एनायन का? इसमें है 1:2। एक कैल्शियम है और दो आयन क्लोरीन का है, हाँ या ना? अब मान लीजिए कि हम एक सॉलिड बनाते हैं, इसमें हम Na+ और Cl- को दिखाते हैं, और यह भी मान लीजिए कि हमारे पास 100 Na+ आयन है और 100 Cl- आयन है, और इसका हम रेगुलर अरेंजमेंट करना शुरू कर दिए। मान लो कि ये Na+ है, ये Cl-, Na हम चेंज करके दूसरा बना देते हैं। मान लीजिए कि हम अरेंजमेंट कर रहे हैं Na+Cl-, Na+Cl-। एक केटायन एक एनायन का अरेंजमेंट होता है आयनिक सॉलिड में, फिर यहाँ पर होगा Cl-, Na+, Cl-, Na+।
पहले आप बताइए कि ये रेगुलर अरेंजमेंट है या इरेगुलर अरेंजमेंट। यह रेगुलर अरेंजमेंट, और यह एक ऐसा रेगुलर अरेंजमेंट है जिसमें किसी प्रकार का कोई डिफेक्ट नहीं है, क्योंकि जिसको जहां होना चाहिए था तब वही है। जैसे ये Na प्लस सी एल माइनस, Na प्लस सी एल माइनस, ये सब रेगुलर अरेंजमेंट दिया हुआ है। अब बताइए कि अभी हमने कहा कि 100 Na प्लस लिए, 100 Cl माइनस लिए, मान लीजिए कि हमने सबको इसी तरह से अरेंज कर दिया, तो यह एक ऐसा सॉलिड है जिसमें हम यदि केटायन को गिने तो भी 100 आएगा, और एनायन को गिने, या मान लीजिए कि 100 नहीं मानते, जो है उसी पर काम करते हैं। बताइए इसमें कितना Na प्लस है, गिन के बताइए तो। 8, हर एक लाइन में ना दो दो है, तो 8 Na प्लस है, और Cl माइनस कितना है, 8, तो यहाँ पर 8 Cl माइनस भी है। अब बताइए कि NaCl का फॉर्मूला होता है, सॉरी, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है NaCl, और केटायन और एनायन का रेशियो होता है 1:1। कोई भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उसका सिंपलेस्ट रेशियो होता है जो उसमें उपस्थित है। यहाँ पर यदि हम 8/8 का सिंपलेस्ट रेशियो निकालें तो क्या आ जाएगा, 1:1। तो जरा बताइए कि जो उपस्थित केटायन और एनायन है उसका रेशियो एग्जैक्ट वही रेशियो ना हमको दे रहा है जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में उपस्थित है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में 1:1 है, इसमें उपस्थित केटायन और एनायन का जब हम रेशियो निकालते हैं तो वो भी आता है 1:1। यदि ऐसा हो रहा है किसी सॉलिड के साथ तो यह सॉलिड कहलाएगा स्टेचियोमेट्रिक कंपाउंड। क्लियर है ये। लेकिन ये नॉन स्टेचियोमेट्रिक कब हो जाता है वो सुनिए। मान लीजिए कि इस सॉलिड में किसी प्रकार का डेविएशन आया, और डेविएशन के दौरान क्या हुआ कि एक Na प्लस अपने स्थान से गायब हो गया। सबसे पहले बताइए कि यदि ये गायब हुआ है तो एक पॉइंट के अबाउट इसमें इरेगुलरिटीज आया कि नहीं, यहां पर वैकेंसी क्रिएट हो गई। वैकेंसी क्रिएट हो गया तो सबसे पहली बात कि ये डिफेक्टिव सॉलिड है, यह कंप्लीट क्रिस्टल मतलब पूर्ण रूप से सही नहीं है, परफेक्ट सॉलिड नहीं है। यहां पर वैकेंसी क्रिएट हुआ, और इस वैकेंसी के साथ साथ एक और चीज गड़बड़ाया है यहाँ। वो क्या है, Na प्लस पहले था 8, Cl माइनस पहले था 8, 8/8 किए तो 1/1 आ गया। लेकिन यहाँ पर बताइए कि अब Na कितना हो जाएगा, 7 ना, तो ये हो जाएगा 7/8। बताइए 7/8 का रेशियो कभी भी 1:1 आएगा। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला NaCl होता है, 1:1 का रेशियो दिया, लेकिन इस सॉलिड में वो रेशियो आ रहा है क्या। यदि इस सॉलिड में वो रेशियो नहीं आया तो यही कंपाउंड क्या कहलाएगा, नॉन स्टिचियोमेट्रिक कंपाउंड। तो ऐसी स्थिति में हमने देखा कि जब डिफेक्ट एराइज हुआ तो वहां पर कंपाउंड नॉन स्टिचियोमेट्रिक हो गया या सॉलिड नॉन स्टिचियोमेट्रिक हो गया। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि डिफेक्ट आ जाए तो वह कंपाउंड या वह सॉलिड या वह क्रिस्टल हमेशा नॉन स्टिचियोमेट्रिक ही हो जाए। मेरे कहने का ये मतलब कि स्टिचियोमेट्रिक कंपाउंड में भी डिफेक्ट आ सकता है। देखिए वो कैसे, आप एक जगह से Na प्लस को गायब किए, आप यदि एक जगह से Cl माइनस को भी गायब कर दीजिए तो बताइए यहां से Cl माइनस भी गायब हो गया। पहले आप ये बताइए कि इसमें डिफेक्ट है या नहीं। इसमें डिफेक्ट है, समान संख्या में केटायन और एनायन अपने जो नॉर्मल लेटिस साइट है वहां से लापता हो गया है, यानी डिफेक्ट इसमें भी है। लेकिन डिफेक्ट के साथ साथ ये नॉन स्टिचियोमेट्रिक नहीं है, ये स्टिचियोमेट्रिक है क्योंकि समान संख्या में गायब हुआ है। 7/7 कीजिएगा तो एक बार फिर से क्या आ जाएगा रेशियो, 1:1। इसका मतलब यह हुआ कि जब हम आगे इस डिफेक्ट को पढ़ेंगे तो डिफेक्ट के साथ स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट और नॉन सॉरी स्टिचियोमेट्रिक कंपाउंड और नॉन स्टिचियोमेट्रिक कंपाउंड का केस आएगा। कुछ डिफेक्ट्स ऐसे होंगे जिसमें स्टिचियोमेट्री बाधित नहीं होगा, और कुछ डिफेक्ट्स ऐसे होंगे जिसमें स्टिचियोमेट्री बाधित होगा। तो यदि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अपने नॉर्मल लैटिस साइट से अनअवेलेबल हो जाए तो ऐसी स्थिति में दो बातें हो सकती है, या तो डिफेक्ट आने के बाद कंपाउंड स्टिचियोमेट्रिक रह जाएगा, वो कहलाएगा स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट, या फिर डिफेक्ट आने के बाद भी वो अपने स्टिचियोमेट्री को मेंटेन कर रहा है तो वो कहलाएगा, एक कहलाया नॉन स्टिचियोमेट्रिक, एक कहला जाएगा स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट। जैसे अभी ये कौन सा डिफेक्ट कहलाएगा,
अभी ये कहलाएगा स्टेचियोमेट्रिक डिफेक्ट। क्यों? क्योंकि अभी स्टेचियोमेट्री बाधित नहीं हुआ है। और पहला वाला केस में क्या कहलाता? नॉन स्टेचियोमेट्रिक डिफेक्ट, क्योंकि डिफेक्ट आने के साथ साथ उसकी स्टेचियोमेट्री भी बदल रही है। देखिए, कंपाउंड में कोफिशिएंट दो तरह का होता है, एक होता है नॉर्मल कोफिशिएंट और एक होता है स्टेचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। जैसे यदि हम 2CaCl2 लिखते हैं तो इसका नॉर्मल कोफिशिएंट कितना है? 2, जो ये इंडिकेट करता है कि हम CaCl2 के कितने मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं? दो की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट कैल्शियम का है 1 और Cl का स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, तो जो इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि एक मॉलिक्यूल में एक कैल्शियम का एटम है और दो एटम क्लोरीन का है। समझ में है कि स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होता है और नॉर्मल कोफिशिएंट क्या होता है? तो वहीं से ये स्टिचियोमेट्रिक सॉलिड या स्टिचियोमेट्रिक कंपाउंड आया है। अब हम उन सारी बातों को समझ सकते हैं। अभी आप हेडिंग डाले हैं स्टिचियोमेट्रिक कंपाउंड, देखिए लिखा हुआ है आयनिक कंपाउंड इन विच रेशियो ऑफ केटायन एंड एनायन आर एग्जैक्टली इक्वल टू द रेशियो ऑफ केटायन एंड एनायन। यहाँ पर कुछ एरर है। रेशियो ऑफ केटायन एंड एनायन इंडिकेटेड बाय देयर केमिकल फॉर्मूला। यहाँ पर इसको सही कीजिए, तो पहले आप लिखना शुरू कीजिए। तो लिखेंगे ionic compound in which ratio of cation and anion are exactly equal to the ratio of, यहाँ पर छोटा हुआ है, ratio of cation and anion indicated by their chemical formula is called stoichiometric compound. और उसी में हम ये जो लिखे हैं एग्जैक्टली इक्वल टू, उसी में लिख दें एग्जैक्टली नॉट इक्वल टू, देन दैट कंपाउंड इज कॉल्ड नॉन स्टिचियोमेट्रिक कंपाउंड। तो हम ये आपसे उम्मीद कर सकते हैं कि जब आप स्टिचियोमेट्रिक कंपाउंड को समझ गए हैं तो आप उन्होंने स्टिचियोमेट्रिक को भी समझ गए हैं। एक को डिफाइन कर लिए तो दूसरा अपने आप डिफाइन कर सकते हैं, हालांकि उसको डिफाइन करने की जरूरत यहाँ नहीं है। मिटाएं इसको। अब आप एक नंबर हेडिंग डालिए। अब यहां से आप डिफेक्ट समझ जाइएगा, स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट लिखिए। तो जो पॉइंट डिफेक्ट तीन तरह का हुआ था, स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट और इम्प्यूरिटीज डिफेक्ट, उसका सबसे पहला पार्ट हम यहाँ पढ़ेंगे, स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट। और आप इसको लिख लीजिए, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा क्या लिखा हुआ है। आगे इसको फर्दर दो भागों में बांटा गया है, एक को कहा गया है फ्रेंकेल डिफेक्ट, एक को कहा गया है शॉर्टकी डिफेक्ट। ये VVI क्वेश्चन होगा आगे बोर्ड एग्जाम के लिए। आगे लिख देंगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट।
हो गया। लिखेंगे नंबर ए नंबर शॉर्टकट डिफेक्ट, बी नंबर फ्रेंकल डिफेक्ट। शॉटकी और फ्रेंकेल दोनों साइंटिस्ट का नाम है, इन्हीं दोनों ने इसके बारे में बताया था। शॉटकी डिफेक्ट क्या होता है, फ्रेंकेल डिफेक्ट क्या होता है, इस दोनों के लिए क्या कंडीशन है, इस दोनों में क्या डिफरेंस है, इस दोनों डिफेक्ट के एराइज होने से सॉलिड में क्या क्या चीज़ बदल जाता है, इन सब चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में पूछेंगे। ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में हमेशा यहीं से क्वेश्चन आता है, लॉन्ग टाइप शॉर्ट टाइप दोनों टाइप का। कल ए नंबर से स्टार्ट हम लोग करेंगे, शॉटकी डिफेक्ट। आइए कल